नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का वन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सुपर टेट एग्जाम के लिए पर्यावरण एवं सामाजिक विज्ञान, बाल मनोविज्ञान और शिक्षण कौशल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके सुपर टेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, पर्यावरण एवं सामाजिक विज्ञान से सुपर टेट एग्जाम में 10 प्रश्न पूछा जाता है, बाल मनोविज्ञान से भी 10 प्रश्न और शिक्षण कौशल से भी 10 प्रश्न पूछा जाता है। इस वीडियो में दोस्तों कुल 30 प्रश्न देखेंगे। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए और एक एक प्रश्न का उत्तर भी बताइए। पहला प्रश्न आपके सामने है, पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका है? आपको बताना है। आप लोग सही जवाब बताइए, इसका सही जवाब क्या है? 1/3 भाग या 2/3 या 3/4 या आधा भाग? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब है पृथ्वी का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। इसको याद रखिएगा, 3/4 का मतलब होता है कुल 71% भाग दोस्तों यह जल से ढका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, पेड़ पौधे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं क्योंकि ये वायुमंडल से अवशोषित करते हैं। क्या अवशोषित करते हैं आपको बताना है। CO2 गैस अवशोषित करते हैं या NO2 या O2 या SO2? देखिए दोस्तों, पेड़ पौधे जो होते हैं वह वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित करते हैं, मतलब कि CO2 गैस अवशोषित करते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो को आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मेले या उत्सव को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन है बटेश्वर मेला, नैना देवी मेला, कुंभ मेला या सिंहस्थ मेला। देखिए दोस्तों, कुंभ मेला जो है इसे विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा, कुंभ मेला 4 स्थानों पर लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ठीक है, यहां पर आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी निकलती है, कहां से निकलती है आपको बताना है। अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से या मिलाप ग्लेशियर से? यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, गंगा नदी जो है यह गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यहां पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। ठीक है, 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और यह दोस्तों भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य थे? ऑप्शन है पंडित नेकीराम शर्मा, सर छोटू राम, श्री रणबीर सिंह हुड्डा, श्री शेर सिंह। देखिए दोस्तों, संविधान सभा के सदस्य श्री रणबीर सिंह हुड्डा भी थे, इसलिए आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय झंडे के बारे में निम्न कथनों का सावधानी पूर्वक अवलोकन कीजिए। यहाँ पर कथन दिया गया है, आपको बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है, सबसे ऊपर केसरिया रंग त्याग एवं बलिदान का प्रतीक है, यह बिल्कुल आपका सही है। दूसरा है, बीच में सफेद रंग शांति का प्रतीक है, यह भी आपका सही है। मध्य में चक्र शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है। चक्र दोस्तों शांति व खुशहाली का प्रतीक नहीं है, यह प्रगति का सूचक होता है चक्र। ठीक है, तीसरा आपका गलत है। नीचे हरा रंग शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है, यह आपका सही है। पहला, दूसरा, चौथा आपका सही है, तीसरा आपका यहाँ पर गलत है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, चौथा सत्य है और तीसरा गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? आप लोग बताइए, 1978 में, 1980 में, 1985 में, 1986 में? यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया था। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? ऑप्शन है NH2, NH3, NH7, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है, इसको ध्यान रखिएगा, NH44 है। पहले इसका नाम NH7 था, वर्तमान में इसका नाम NH44 हो गया है, इसलिए आप लोग NH44 को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? दामोदर चापेकर, VD सावरकर, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस? देखिए दोस्तों, अभिनव भारत की स्थापना VD सावरकर ने की थी। इनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर है। ठीक है, तो VD सावरकर का मतलब विनायक दामोदर सावरकर। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, लाल बहादुर शास्त्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
देखिए दोस्तों, पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। राजा राम मोहन राय को दोस्तों भारत में नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक भी माना जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपका बाल विकास शुरू होता है, तो बाल विकास के प्रश्नों को आप लोग अच्छे से देखिए। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है, यहाँ पर दोस्तों आपको मानव विकास का क्रम बताना है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मानव विकास के अंतर्गत पहले शारीरिक विकास होता है, उसके बाद संज्ञानात्मक विकास, उसके बाद संवेगात्मक विकास और उसके बाद सामाजिक विकास। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। मानव विकास का सही क्रम आप लोग याद रखिएगा, सही क्रम से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, उसके बाद सामाजिक विकास होता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। यहाँ पर दोस्तों निषेचन प्रक्रिया से संबंधित क्रम दिया गया है, आपको बताना है कौन सा क्रम सही है। देखिए दोस्तों, गर्भाधान क्रिया के दौरान सबसे पहले क्या होता है, अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं। इनके मिलने से दोस्तों क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों ब्लास्टोसिस्ट की क्रिया के द्वारा शिशु का निर्माण होता है। इसलिए आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन में जो क्रम दिया गया है यह बिल्कुल सही है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन दिया गया है, अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किनके द्वारा दिया गया है, आपको बताना है। गेट्स व अन्य, मॉर्गन और गिलीलैंड, स्किनर, क्रॉनबैक। देखिए दोस्तों, अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह गेट्स व अन्य का कथन है। यहां पर आपका ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सीखने के नियम दिए हैं। ऑप्शन है पॉलो ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने। देखिए दोस्तों, सीखने का नियम थॉर्नडाइक ने दिया था। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। थॉर्नडाइक दोस्तों यूएसए के एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने पशु व्यवहार और सीखने की प्रक्रिया दोनों पर कार्य किया था। थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्यतः 3 नियम बताए थे। पहला नियम इन्होंने बताया था तत्परता का नियम, दूसरा बताया था इन्होंने प्रभाव का नियम और तीसरा बताया था इन्होंने अभ्यास का नियम। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। वाटसन द्वारा, वुडवर्थ द्वारा, कोहलर द्वारा या गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों द्वारा। देखिए दोस्तों, SOR ये जो है वुडवर्थ द्वारा प्रस्तावित किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। यहां पर आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन है वर्णन करना, पहचान करना, अंतर करना, वर्गीकृत करना। देखिए दोस्तों, किसी भी सूचना में अंतर करना या फिर विभेद करना संज्ञानात्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। यहां पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतर करना दोस्तों यह संज्ञानात्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। पहला है, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। यह बिल्कुल सही है दोस्तों, ये प्रतिभावान छात्रों की विशेषता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि दोस्तों 130 से अधिक होती है, उन बालकों को प्रतिभावान बालक की श्रेणी में रखा जाता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है। ऑप्शन है श्रव्य साधन, दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, वे साधन जिसमें बालक की दृश्य ज्ञानेंद्रियां प्रेरित होती हैं उन्हें दृश्य शिक्षण सामग्री कहते हैं। देखिए दोस्तों, श्यामपट्ट जो लिखा गया है यह आपका दृश्य साधन है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गणित के अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। ऑप्शन है निदानात्मक परीक्षण, स्क्रीनिंग परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण। देखिए दोस्तों, गणित के अधिगम निर्योग्यता का आकलन निदानात्मक परीक्षण के द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है, इसलिए आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे किस विद्यालय में रखना चाहिए। पहला है, बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए, या उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए, या उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है, या विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। आप लोग बताइए यहाँ पर सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, ऐसा बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसको दोस्तों समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बिना किसी भेदभाव के सीखने के समान अवसर मिलना चाहिए ताकि उसका समुचित विकास हो सके। इसके लिए दोस्तों उसे विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। ऑप्शन है, उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नजर रखेंगे, या उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, उसे श्यामपट्ट
आदि साफ करने का काम देंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, अति सक्रिय बालक को सही दिशा देने के लिए उसे सही निर्देशन की आवश्यकता होती है और दोस्तों ऐसे बालक को कक्षा के कार्यों का नेतृत्व प्रदान करना सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है, जैसे कि उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देना चाहिए। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिला चिकित्सालय के प्रमुख कार्य होते हैं। ऑप्शन है रोगों का निदान करना, उपचार करना, परामर्श देना, उपरोक्त सभी। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, जिला चिकित्सालय के प्रमुख कार्य के अंतर्गत रोगों का निदान करना, उपचार करना, परामर्श देना, ये सभी आते हैं, इसलिए आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह किसकी समझ को प्रदर्शित कर रही है। प्रतीकात्मक विचार को, या अहम केंद्रित चिंतन को, या कार्य कारण को, या विपर्य चिंतन को। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, किसी अन्य वस्तु की उपस्थिति में किसी कार्य के होने के संबंध को कार्य कारण संबंध कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों बच्ची द्वारा यह कहना कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, बच्ची की यह समझ दोस्तों कार्य कारण की समझ को प्रदर्शित कर रही है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। ऑप्शन है आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए। आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है। यहाँ पर आपका सही जवाब है दोस्तों, आकलन जो होता है वह शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया होती है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं, आपको यह बताना है। पहला है बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता हैं, तो निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं होते हैं दोस्तों, सक्रिय होते हैं। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। बच्चे समस्या समाधान करता हैं, यह तो आपका सही है। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता हैं, यह भी आपका सही है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, यह भी आपका सही है। इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी सी डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां की ओर संकेत करती हैं, किसकी ओर संकेत करती हैं आपको बताना है। वे कैसे सीखते हैं, शिक्षार्थियों का सामाजिक आर्थिक स्तर की ओर, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सीखने की अनुपस्थिति। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां वे कैसे सीखते हैं इसकी ओर संकेत करती हैं। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न ध्यान से देखिए। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, बच्चा के कारण रोता है, किसके कारण रोता है आपको बताना है। वियोग दुश्चिंता के कारण रोता है, या सामाजिक दुश्चिंता के कारण, या संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण, या अजनबी दुश्चिंता के कारण। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, बच्चा संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण रोता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या करता है आपको बताना है। क्या अधिगम की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, या पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, या एक दिशी रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, या नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अधिगम की प्रक्रिया में अभिप्रेरण जो होता है यह नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है या रुचि उत्पन्न करता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, या प्रतियोगिता, या अर्थपूर्ण संबंध, या माता पिता की ओर से दबाव। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, जब व्यक्ति का किसी विषय वस्तु, घटना या परिस्थिति से अर्थपूर्ण संबंध स्थापित हो जाता है तो वह आंतरिक रूप से दोस्तों प्रेरित होकर कार्य करता है, जो अधिगम को सकारात्मक प्रकार से दोस्तों प्रभावित करता है। इसलिए आपका यहाँ पर अर्थपूर्ण संबंध बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्थपूर्ण संबंध जो है अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है क्या कहलाता है। स्तंभाकृत, आवृत्ति बहुभुज, संचयी आवृत्ति, रेखा चित्र। देखिए दोस्तों, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वह स्तंभाकृति कहलाता है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। ये सभी प्रश्न सुपर टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न सुपर टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।